And this is going in such a beautiful way. I'm very I'm feeling very privileged to be here. जैसे अवधेश सर ने जहाँ से शुरुआत करी, हमने मिथकों की, रामलीला रासलीला की बात करी, कैसे वो लोक तक एक एक्सप्रेशन की बात आती है, कैसे हम संचार जो है वो कलाओं तक पहुंचता है, फिर पूरी तरीके से कला दरअसल किस तरीके से कम्युनिकेट करती है, जिस बारे में डॉक्टर उमा रेले ने यहाँ पर बात करी। और उन्होंने जैसा कहा कि रस आनंद जो है वो ब्रह्मानंद सहोदर है, और ये नाट्यशास्त्र से भी होते हुए हम कुछ आए हैं, और हम ये पाते हैं कि दरअसल शायद कम्युनिकेशन को एक कंपार्टमेंट में हमने बहुत अभी ही डाला, जब हमने हमारे पास मीडिया आया, जब हमारे पास मास कम्युनिकेशन आया, तब हमने उसको पढ़ना शुरू किया, तब हमने उसको समझना शुरू किया। लेकिन संचार एक ऐसी चीज है जो मानव सभ्यता के साथ बिल्कुल पैरेलली उसके साथ चलती आई है। इस बात पर अवधेश सर ने भी जोर डाला, और रेले मैम ने भी यही बात कही है कि मानव सभ्यता जो है वो संचार के बिना पूरी नहीं हो सकती। और definitely this is very very important to understand that communication is as ancient as human civilization, and India has one of those countries जहाँ पर हम कलात्मक अभिव्यक्ति से लेकर, लोक अभिव्यक्ति से लेकर, सामाजिक अभिव्यक्ति से लेकर, आध्यात्मिक अभिव्यक्ति से लेकर हर लेवल पर कम्युनिकेशन को होता हुआ देखते हैं। और बात अंतिम में आते हुए, जो आज हमारे अध्यक्ष हैं इस पैनल के, प्रोफेसर देवव्रत सिंह, आज जिस विषय पर वो आज हमारे साथ चर्चा करने वाले हैं, जो कि है भारतीय संचार परंपराएं, तो अवधेश सर, उमा रेले मैम से होते हुए अब हम देवव्रत सर तक आखिर में वहीं पहुंच जाते हैं कि क्या है वो भारतीय संचार की परंपराएं जिनको हम उस लिनिएज में देख सकते हैं, और उसको हम जानने की कोशिश कर सकते हैं कि हमारा अपना इतिहास, भारत का जो इतिहास है, भारत की जो परंपराएं हैं, उसमें संचार किस तरीके से जुड़ा रहा। तो अब मैं बहुत आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर देवव्रत सिंह को। सर कृपया आए और हमसे साझा करें भारत की संचार परंपराओं के बारे में। धन्यवाद विशाखा, बहुत ही रोचक और सारगर्भित वक्तव्य रहे उमा जी और अवधेश जी का। मैं उसी परंपरा को थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। मेरा विषय क्योंकि संचार का है, मैं संचार का विद्यार्थी हूँ और शिक्षक हूँ, और मैं सारी चीजों को, कलाओं को, मिथकों को, साहित्य को संचार की दृष्टि से देखने की कोशिश करता हूँ। और क्योंकि मीडिया और कम्युनिकेशन के फील्ड में थोड़ा भारतीय जो सोच है, भारतीय दृष्टिकोण है, उसकी दृष्टि से उसके उसके तरफ बहुत कम काम हुआ है। तो हम लोगों की कोशिश है कि संचार के विद्वान भी थोड़ा थोड़ा भारतीय हो जाएं, क्योंकि जितने भी सिद्धांत, संचार के सिद्धांत पढ़ाए जाते हैं वो सारे पश्चिम के हैं, और पूरा का पूरा कई बार तो लगता है कि हम लोग उससे पहले संचार करना जानते ही नहीं थे, और संचार नाम की चीज होती क्या है वो पता ही नहीं था हमें, और सदियों से हम यूं ही जी रहे हैं, और जी कैसे रहे हैं समझ में ये नहीं आ रहा है। तो जबकि दूसरी तरफ हम ये भी पढ़ाते हैं, मतलब ये भी बड़ी हैरानी की बात है कि संचार के विद्यार्थियों को हम पहली क्लास में ही ये पढ़ाते हैं कि संचार है तो जीवन है, संचार है तो समाज है। तो हमारा समाज भी इतना पुराना है और जीवन भी सदियों से हम जी ही रहे हैं, तो फिर संचार कर रहे थे, तो फिर संचार पे विद्वानों ने और पुराने लोगों ने कुछ तो कहा होगा, तो उसको खंगालने की बात है, उसमें सफर करने की बात है। तो मेरी जो आज की जो प्रस्तुति है वो इसी दिशा में कोशिश है, और मैं थोड़ा सा टेक्स्ट में जाऊंगा, थोड़ा सा पुरानी बातों में जाऊंगा। एक मैंने पीपीटी तैयार किया है, तो वो मैं साझा करना चाहूंगा आप सब लोगों के साथ। मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, तो कृपया मुझे बताएं कि वो स्क्रीन दिख रहा है अच्छे से या नहीं दिख पा रहा है। दिख रहा है, ठीक है। तो मुझे कहा गया है कि मैं भारतीय संचार परंपरा के बारे में बात करूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा उससे पीछे जाने की सोच रहा हूं, क्योंकि मेरी जो पूरी प्रस्तुति है वो
प्राचीन भारत पे ज्यादा केंद्रित है, आधुनिक भारत पे नहीं है, और मेडिवल जो मध्ययुगीन भारत है उस पे भी मैं कम बात करूंगा। बहुत ही शुरुआत में मैं ये दो तस्वीरें सभी जो भागीदार हैं इस समय इस कार्यक्रम में, उन सबको मैं दिखाना चाहता हूं। और क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि इसमें बहुत सारे युवा हैं, नई पीढ़ी के लोग हैं, तो यदि हम एक सर्वे करें और युवाओं को, आज के युवाओं को जो कॉलेज में जाने वाले हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको ये दो तस्वीरें दिखाएं, तो वो बहुत ही आसानी से जो दाईं तरफ वाली जो तस्वीर है उसको तुरंत पहचान लेंगे और वो कहेंगे मोनालिसा। क्योंकि मोनालिसा पे हम बहुत बात करते हैं, और उनमें से कुछ लोग लियोनार्डो दा विंची का भी नाम ले देंगे, इटली का भी नाम ले देंगे, मतलब इतना इतना ज्ञान है। और जो बाईं तरफ जो तस्वीर है उसको शायद वो पहचान ना पाए। हो सकता है कि कुछ फाइन आर्ट के विद्यार्थी उसको पहचान ले, इतनी कोई बहुत चर्चित तस्वीर भी नहीं है, लेकिन फाइन आर्ट के विद्यार्थी जरूर पहचान लेंगे कि ये कलाकार कौन है। और मैं ये तस्वीर इसलिए नहीं दिखा रहा कि दोनों के अंदर कोई एक तुलना मैं करना चाहता हूँ, या फिर ऐसा कोई प्रतिस्पर्धा पैदा करना चाहता हूँ कि कौन सी ज्यादा सुंदर है। दो तस्वीरें हैं, और मोनालिसा की तस्वीर बहुत पहले बनाई गई थी, और ये बाद की तस्वीर जो है बहुत बाद में बनाई गई है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि पॉपुलर मीडिया की बदौलत जो पिछले 100 सालों में, 70 सालों में, आजादी के बाद जो 4 पीढ़ियां जो पैदा हुई हैं, उनको हम किस तरीके के बिंब, किस तरीके के प्रतीक सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, या उनके आसपास जो जो पूरा का पूरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जो ज्ञान का पूरा संसार है, उसमें क्या है? उसमें बहुत सारा पश्चिम तो है, लेकिन भारत नहीं है उसमें। उसमें जो पूरा एशिया है वो नहीं है। वो नहीं जानते कि राजा रवि वर्मा कौन थे। राजा रवि वर्मा नाम यदि लेंगे तो हो सकता है वो पहले यही कह दें कि वो किसी जगह के शायद राजा थे, है ना। वो क्योंकि उन्होंने सुना ही नहीं है नाम। वो बहुत सारी तस्वीरें देखते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि ये किसने बनाई है। क्यों नहीं जानते वो? क्योंकि पूरी स्कूली शिक्षा के दौरान उनको इस तरीके से पढ़ाया नहीं जाता। उन्हें मोनालिसा के बारे में जानना उनकी जनरल नॉलेज का हिस्सा है, और जो आप यदि ज्यादा बातें कर सकें तो आप ज्यादा विद्वान हो सकता है जाने जाएं। लेकिन राजा रवि वर्मा के बारे में कोई बात नहीं होती। तो ये जो पूरा एक औपनिवेशिक जो एक शैक्षिक शिक्षा का जो माहौल है, ये जो ज्ञान का जो पूरा माहौल है, ये जो पाश्चात्य का जो प्रभाव है, उस पे अब समय आ गया है कि हम लोग, हालांकि काफी देर से हम लोग जाग रहे हैं, उस पे थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगाया जाना चाहिए कि आखिर भारतीय जो इतिहास है, भारतीय जो कला है, या जो मनीषा है, उस पे भी क्यों नहीं बातचीत हो। तो इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। दरअसल दो धाराएं हैं पूरी पूरी इस चर्चा विमर्श में। एक धारा है जो प्राचीन ज्ञान का महिमा मंडन करने में लगा रहते हैं विद्वान, और जो दूसरी धारा है वो सिरे से उसको खारिज कर देते हैं। मुझे लगता है कि जरूरत कहीं मध्य मार्ग की है, और जरूरत इस बात की है कि हम प्राचीन ग्रंथों में जाएं और उनका थोड़ा सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण से अध्ययन करें, और उनमें जो बेहतर है उसको सीखें, बजाय इसके कि हम उनका महिमा मंडन करें या फिर उनको सिरे से खारिज कर दें। इनके बीच में हमें कहीं रहना चाहिए, और थोड़ा सा एक क्रिटिकल जो एक ओपिनियन होती है उसके बारे में हमें थोड़ा बात करनी चाहिए। सब लोग जानते हैं, दुनिया मानती है कि वेद जो हैं, ऋग्वेद खासकर जो है दुनिया की सबसे प्राचीन प्राचीन ग्रंथ है, और आज भी उसके बारे में जिक्र होता है। जनरल नॉलेज में सवाल पूछा जाता है, लेकिन किसी भी विद्यार्थी से पूछ लें कि आपने कभी ऋग्वेद पढ़ा है, या कभी अथर्ववेद पढ़ा है, या सामवेद किसके बारे में है, किसी पुस्तकालय में, छोटे पुस्तकालयों में तो नहीं है, बड़ों में हो सकता है हो, और हो भी तो उसको किस रेफरेंस से, सिवाय इन 4 वेदों के, ये जनरल नॉलेज के, इसके अलावा कोई बात नहीं होती। जबकि वेदों के अलावा भी जो वेद के विस्तार हैं, संहिताएं हैं, ब्राह्मण हैं, जैसे ब्राह्मण तो अब तो एक हम जाति के रूप में जानते हैं, लेकिन ब्राह्मण जो शब्द है वो उस ज्ञान और उन पुस्तकों के बारे में कहा जाता है जो जो हम लोगों को हमारा
जो बौद्धिक विकास करे, हमारी दृष्टि खोल दे, वो ब्राह्मण है। उपनिषद हैं ढेर सारे दूसरे ग्रंथ हैं, व्याकरण है, ज्योतिष है, शिक्षा इत्यादि से जुड़े हुए हैं। फिर उपवेद भी काफी सारे हैं, है ना, धनुर्वेद है या गंधर्व वेद है। तो ये हर, आयुर्वेद को हम खूब अच्छे से जानते हैं, जो जो समाज के अलग अलग हिस्सों से जुड़े हुए जो ज्ञान की पुस्तकें हैं, वो भी वेद की ही बाद की संज्ञा उनको दी गई। आयुर्वेद उनमें से काफी लोकप्रिय है। ये मतलब हाल की डेवलपमेंट है, पिछले 20 सालों में ज्यादा पॉपुलर हुआ है। वेद वेद शब्द को भी देखें तो वो बड़ा मतलब रोचक बात है कि हम शायद उसके अर्थ को नहीं जानते। जैसे संस्कृत के लोग जानते हैं कि वो विद धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ ही है ज्ञान। हम लोग विद्यालय और विद्वान और विद्या तो समझते हैं, लेकिन ये तीनों शब्द भी उसी से बने हैं जिससे वेद बना है, विद विद धातु से। तो ऐसा शब्द जिसका अर्थ है ही ज्ञान है, तो वेद का मतलब है ज्ञान। और बाद में तो खैर हम लोग इस तरीके से उसको मानने लगे कि भाई वो किसी पुरुष ने नहीं बनाए, अपौरुषेय हैं, मतलब बहुत सारे लोगों का उसमें योगदान रहा है। श्रुतियां हैं, जैसे पहले किताबें नहीं थी तो हम सुने हुए ज्ञान को ही एक मुंह से दूसरे मुंह, एक गुरु से दूसरे शिष्य, इस तरीके से श्रुतियों का एक पूरी परंपरा हमारे यहाँ रही है, स्मृतियों की एक पूरी परंपरा रही है। और इन सब के अलावा भी वेद ही नहीं, मतलब हम कह तो देते हैं कि ये कोई वेद विद्या थोड़ी है। वेद विद्या का मतलब है कि जैसे ये सामान्य व्यवहार में कि वेद विद्या का मतलब है बहुत ही उलझा हुआ कठिन ज्ञान, जबकि ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे पुराण भी हैं, बाद के समय में पुराण हैं, उपनिषद हैं, दर्शन शास्त्र भी बहुत सारे लिखे गए। श्रुतियां स्मृतियों के अलावा हम लोग रामायण और महाभारत को इतिहास मानते हैं। उस पे कई मत हो सकते हैं कि वो मिथक हैं या उसमें कुछ ऐतिहासिक सच्चाई है या नहीं है। भागवत गीता को बड़ा मानते हैं, तो और भी आचार्य और गुरुओं के बहुत सारे लेख हैं। तो ये पूरा एक जो ज्ञान का संसार है, भारतीय मनीषा है, उस पर कभी गंभीरता से हम अपनी नई पीढ़ी को बताते नहीं है। और हमारी पूरी जो शिक्षा की व्यवस्था है उसमें कहीं ये है नहीं, उसमें कहीं ये है नहीं, सिवाय संस्कृत और हिंदी के लोगों को या कला के लोगों को पढ़ाने के लिए। जैसे ये आप देख सकते हैं कि उनके विषय क्या होंगे। विषय बहुत ही विविध हैं, वो केवल मंत्रोच्चारण नहीं है। ये हम लोग कई बार सोचते हैं कि पुराने ज्ञान का मतलब है मंत्रोच्चारण। एक पंडित जी जो हैं वो कुछ संस्कृत के मंत्रोच्चारण कर देंगे जो किसी को समझ में आने वाले हैं नहीं, और एक पूजा पाठ हो गई और उससे काम पक्का हो गया, भगवान खुश हो गए। लेकिन पुराने भारतीय ग्रंथों के विषय वो बहुत ही विविध हैं। वो जैसे अभी उमा जी ने बात की, सौंदर्य बोध की बात की, ज्ञान मीमांसा है, या फिर अध्यात्म के बहुत सारे सवाल हैं। व्याकरण पे बहुत काम किया है भारतीय विद्वानों ने, भाषा पे इतना ज्यादा काम किया है कि वो बाद के पश्चिम के विद्वान भी उस पे शर्मा जाए, मतलब इतना गहराई से काम किया है। न्याय की बात है या फिर तर्क की बात है, तर्क की एक पूरी परंपरा रही है। जैसे ये एक छोटी सी एक सूची है, एक लंबी सूची बनाई जा सकती है। अलग अलग ऋषि जो थे, वो गौतम ऋषि हैं, जैसे वो न्याय दर्शन की बात करते हैं। कणाद ऋषि हैं, वो वैशेषिक दर्शन की बात करते हैं। सांख्य दर्शन है, जैसे प्रकृति और मनुष्य के बीच के जो संबंध हैं। महर्षि पतंजलि का जो योग दर्शन है, जो जो बाबा रामदेव और पतंजलि योग सूत्र जिसको हम कहते हैं, योग दर्शन पुरुषार्थ की बात करते हैं कि कैसे जीवन को कैसे जिया जाए। मीमांसा दर्शन है, या फिर वेद व्यास, जो महर्षि व्यास हैं वो वेदांत दर्शन की बात करते हैं। तो ये काफी गूढ़ बातें हैं, ये इतना मतलब इनको हल्के में नहीं लिया जा सकता, समझा नहीं जा सकता। बस बात ये है कि उन पे सरल भाषा में बात नहीं होती आजकल। और यदि बौद्धिकता के विषयों की बात करें तो भारतीय मनीषा, भारतीय विद्वान या हमारे ऋषि, वो हमेशा जो शाश्वत मुद्दे रहे जीवन के जो शाश्वत सवाल रहे हैं कि जीवन का अंतिम सत्य क्या है, आत्मा और परमात्मा की बात वो लोग करते हैं, कर्म और मोक्ष की बात करते हैं। या फिर ये सब बातें कई बार आपसी चर्चा में होती तो हैं
जीवन जो है पंच तत्व से उत्पन्न हुआ है और पंच तत्व में समा जाता है। तो ये इस तरीके की बातें हैं जो जो लगातार पूरे मनुष्य, पूरे ब्रह्मांड को एक परिवार के रूप में लेके चलते हैं। जैसे वसुधैव कुटुंबकम की बात हम करते हैं, तो ये बहुत पुरानी बात है। आज हम ग्लोबल विलेज पे बात कर रहे हैं, लेकिन भारत बहुत पहले ही पूरी वसुधा को, पूरी पृथ्वी को एक परिवार के रूप में देखता था। तो हमारे हमारे जो पूर्वज थे, उन लोगों ने मनुष्यों में भेद नहीं किया ज्यादा, धर्म, जात और दूसरी चीजों पे, जो बाउंड्री के आधार पे, जो देशों के आधार पे, वो उसी समय से दरअसल जीवन दर्शन उनका काफी विस्तृत था। वो प्रकृति की बात करते थे, पूरी पृथ्वी की बात करते थे, ब्रह्मांड की बात करते थे। तो ये बाद में यदि आप बुद्ध को भी देखें, बुद्ध ने भी जो जो ज्ञान हम लोगों को दिया, और सारी दुनिया आज उसको धीरे धीरे मान रही है, स्वीकार कर रही है कि जीवन जो है उसका सच क्या है, अनुभव आधारित जो सच क्या है, और जीवन में दुख क्यों है, इसको दूर कैसे किया जा सकता है, ये सारी चीजें हैं। और जीवन का अंतिम उद्देश्य जो है आध्यात्मिक उन्नति है ना। और महात्मा बुद्ध तो एक समय पे जाके वो भगवान को भी चैलेंज कर देते हैं, मतलब वो उसके अस्तित्व को भी अस्वीकार कर देते हैं कि नहीं, जो कुछ है वो हमारे सामने है, और आप मुझे भी ना माने, मैं भी कोई भगवान नहीं हूं, आप अपने अनुभव से, अपने विवेक से निर्णय करें कि सही और गलत क्या है। ये जो खुद खुद के दीपक जलाने की जो बात है, तो ये बहुत बहुत आधुनिक लगता है आज भी। जब हम ये बात करते हैं तो ये बहुत आधुनिक लगता है और बहुत ही समकालिक लगता है। और ये दरअसल इसलिए था कि प्राचीन भारत में ज्ञान की एक शानदार परंपरा रही है। वो हम देख सकते हैं, यदि उस इतिहास को थोड़ा सा कुरेदें तो पाएंगे कि उस समय 20-25 विश्वविद्यालय और शिक्षा के केंद्र जो हैं पूरे देश में होते थे। तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय का नाम तो बहुत ज्यादा लिया जाता है, लेकिन कश्मीर की जो शारदा पीठ है, या फिर गुजरात की वल भी है, या मध्य प्रदेश में ही उज्जैनी एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है, ज्ञान का केंद्र रहा है, और बंगाल में जगदला है, या फिर विक्रमशिला है बिहार के। तो ये सारे केंद्र हैं, ये तो वो हैं जो काफी प्रसिद्ध केंद्र रहे हैं, और जिनके अवशेष भी आज मिलते हैं, जहां देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग पढ़ने आते थे। लोग एक एक दो दो महीना रहने आते थे, और एडमिशन मिलना बड़ा कठिन था। और एक एक विश्वविद्यालय की पहचान किसी खास क्षेत्र में होती थी, तो वहां से वो ज्ञान लेके वो दूसरे विश्वविद्यालय में चले जाते थे छात्र। तो इस तरीके का एक पूरा एक समृद्ध ज्ञान का एक इतिहास हमारे भारत का रहा है। उसको दोबारा से एक बार देखने की बात है। मैं 2-3 उदाहरण दूंगा। एक तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की बात जो काफी हुई है, अभी उमा जी ने भी अपना जो सारा वक्तव्य उसी पे आधार किया। वो तो खैर प्रैक्टिशनर हैं उन सब चीजों की। तो पूरी दुनिया में प्रथम पुस्तक मानी जाती है, और आप देखेंगे ये इसका सही समय तो नहीं है, लेकिन 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी तक ये एक माना जाता है इसका काल, और इसको नाट्य वेद की भी संज्ञा दी गई है। तो नाट्य वेद ने दरअसल भरत मुनि की ये जो पुस्तक है, इसने संचार के दृष्टिकोण से काफी आगे की बातें उस जमाने में कर दी, जिसपे पश्चिम के विद्वान जो हैं वो बहुत बात तक आ नहीं पाए। जैसे नाट्य वेद की बात करें तो उसमें आंगिक संचार, अंग जो मुद्राएं हैं उसके जरिए कैसे संचार होता है, या फिर उसमें परिवेश का क्या मतलब है, कलाकार और दर्शक के बीच का जो संबंध है, जैसे सहृदयता पे बात की उमा जी ने, साधारणीकरण का एक सिद्धांत बनाया गया और उस पर काफी काम हुआ। तो संचार के जो विद्वान हैं वो बार बार जिक्र करते हैं नाट्य शास्त्र का, बार बार भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का जिक्र करते हैं, और उसका अलग अलग दृष्टिकोण से उसमें से संचार के सिद्धांत निकालने की बात करते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसपे और काम होने की गुंजाइश है संचार की दृष्टि से। दूसरा, भर्तृहरि का जो वाक्य पदीय है,
हम सब जानते हैं कि वो उज्जैन के राजा रहे और सारा राजपाट छोड़ के बड़े विद्वान थे और गोरखनाथ के शिष्य बन गए। गोरखनाथ जो यूपी की तरफ जो गोरखनाथ धाम है, पीठ है, वो आप देखेंगे तो ये जो यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, वो आदित्यनाथ योगी, वो भी गोरखनाथ पीठ से ही जुड़े हुए हैं। तो हरियाणा में तो भृतृहरि और जो पिंगला रानी है उनकी जो पत्नी थी, उनके किस्से काफी उत्तर भारत में प्रसिद्ध हैं और रागनियां गाई जाती हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वो बहुत बड़े विद्वान थे और उन्होंने अनेक किताबों की रचना की। वाक्यपदीय उनका संस्कृत का व्याकरण था। तो वाक्यपदीय को आप यदि देखते हैं तो वो इस बात पे गंभीरता से, काफी गहराई से वो एनालिसिस करते हैं कि आखिर अर्थ निकलता कैसे, शब्दों, अर्थों और उसके श्रोताओं, उसके पाठकों के बीच में आखिर क्या घटित होता है। भाषा के माध्यम से जो भाव है, भाव का संचार किस तरीके से होता है, तो ये बहुत बारीक बात है। और ये दरअसल भर्तृहरि ही थे जिन्होंने कहा था पहली बार कि श्रोता का बहुत महत्व है। श्रोता जो है, जो पाठक है या जो सुनने वाला है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जबकि पश्चिम के विद्वान जो हैं, पिछली सदी तक 1920-30 तक भी पश्चिम के विद्वान बुलेट थ्योरी और जो हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी की बात करते हैं कि संचार की पूरी प्रक्रिया जो है वो कुछ नहीं है बल्कि एक मैसेज है, और मैसेज जो है सीधा एक गोली की तरह, एक इंजेक्शन की तरह हम लोग जो है ऑडियंस में, आम लोगों में उसको फेंक देते हैं और वो लोग उसको समझ लेते हैं, बस इतना ही है। जबकि वाक्यपदीय में बहुत पहले, इतने साल पहले ये कह दिया गया था, उन्होंने इस बात को समझ लिया था कि श्रोताओं का भी बहुत महत्व है। ऐसा नहीं है कि कोई मैसेज सीधा आप फेंक देंगे और श्रोता उसको उसी रूप में ले लेंगे। दरअसल ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है उसमें प्रतिभा का बड़ा योगदान है कि जो हमारी ऑडियंस है, हमारे जो श्रोता लोग हैं, उनकी प्रतिभा, उनकी जो डिकोडिंग एबिलिटी है वो कितनी है, वो क्या है, वो उसको उसी अर्थ में ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं। इन बातों पे भी काफी गौर करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि शब्द के बिना कोई अनुभूति नहीं है। दरअसल ये जो पूरा जो संज्ञान है, मतलब कोग्निशन है, कोग्निशन की जो पूरी प्रक्रिया है वो शब्द से जुड़ी हुई है। हम आसपास की जो सच्चाई है उसको शब्दों से व्यक्त करते हैं और उसी कारण से हम लोग उसको अनुभव कर पाते हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं उसमें। उन्होंने कई सारे सिद्धांत दिए, ध्वनि में स्फोटक का सिद्धांत दिया या फिर शब्दों को लेके ग्रामर की बात की। तो लेकिन संचार की दृष्टि से भी जैसे आप देखेंगे कि पश्चिम के विद्वानों का भाषा में, लिंग्विस्टिक्स में पढ़ाया जाता है ये जो फर्डिनेंड डी सॉर या सिग्निफाइड सिग्निफायर, ये सारे सिद्धांत पढ़ाए जाते हैं। लेकिन संचार में भी और दूसरे ग्रंथों में, हिंदी में भर्तृहरि के सिद्धांतों पे बात नहीं होती, जो कि थोड़ा सा हैरान करने वाली बात है। अवधेश जी बताएंगे कि हिंदी साहित्य में, हिंदी के सिलेबस में उनका कितना जिक्र होता है। एक वाचस्पति मिश्र हैं, उनका जिक्र भी मैं करना चाहूंगा। सांख्य तत्व कौमुदी, उन्होंने काफी सारे ग्रंथ रचे हैं, लेकिन 9वीं और 10वीं शताब्दी के मिथिलांचल के विद्वान हैं वो। और उन्होंने दरअसल वाक्य का सिद्धांत दिया। और मैं यहाँ जिस पे चर्चा करने वाला हूँ वो है कि जो शोध विधि है, हमारे यहाँ पूरी रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ाई जाती है सभी जगह, और उसमें पूरा प्रोसेस पश्चिम के अनुसरण में हम सिखाते हैं कि कैसे रिसर्च प्रॉब्लम पहले होगी, हाइपोथेसिस बनाएंगे, फिर मेथोडोलॉजी होगी, और फिर जो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग होगी, और फिर वैलिडेशन, और ये सब कुछ पढ़ाया जाता है। लेकिन उनके ग्रंथ में, ये जो ग्रंथ है उनका सांख्य तत्व कौमुदी, उस ग्रंथ में बाकायदा अनुसंधान विधि के बारे में चर्चा है। और उस जमाने में ये क्रम से बताया कि दरअसल तरम पहला चरण है जिसमें कोई भी शोध अनुसंधान एक सही गुरु के मार्गदर्शन में ही किया जाना चाहिए। जो एक आज भी जैसे हम लोग सुपरवाइजर के बिना पीएचडी नहीं कर सकते, एमफिल में भी एक सुपरवाइजर की आवश्यकता है। तो बिना उचित मार्गदर्शन के, शोध के, गुरु के,
वो हम शोध नहीं करेंगे या करनी नहीं चाहिए। दूसरा चरण सूत्रम है, मतलब ये कि शोध से संबंधित जो भी शब्दावलियां हैं, टर्मिनोलॉजी हैं, जो जो महत्वपूर्ण, जो उनके बारे में कम से कम पहले अच्छे से आप जान लें। और ये एक प्रकार से लिटरेचर रिव्यू से जुड़ा हुआ मसला है कि पहले से क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं उस क्षेत्र में, शब्दावलियां हैं, उनको आप अच्छे से पहले सीख लें, उसके बाद अपने काम पे आगे बढ़ें। और तारतरम जो चरण है, तीसरा चरण, वो है तथ्यों का संग्रहण और उसका आलोचनात्मक विश्लेषण। और रम्यक रम्यक जो है वो चौथा चरण है, जिसमें आप शोध के परिणामों को लेके वो जो संबंधित विद्वान हैं और शिक्षक हैं उनके साथ आप चर्चा विमर्श करते हैं और उनको भी दिखाते हैं कि मैंने ये पाया है और उनकी क्या राय है, और जो जो भी सवाल उनके उठते हैं उसको लेके आपको जवाब देना पड़ेगा। मतलब ये जताता है कि हमारे विद्वान इस बात को समझ चुके थे कि शोध जो है वो गुफाओं में या कंदराओं में नहीं होता। ज्ञान जो है कोई एकांत में नहीं पैदा होता, बल्कि आसपास के जो गुरुओं और आसपास के जो विद्वान हैं उनके बीच में ही नए ज्ञान की उत्पत्ति होती है। उनसे चर्चा विमर्श करना होता है और लगातार वो भी क्वेश्चन करते हैं उसको, तो आप उनके जवाब देंगे तभी उसका वैलिडेशन होगा दरअसल, है ना। और सदमुदितम जो है वो शोध परिणामों को आप अंतिम रूप देते हैं। तो ये थोड़ा गौर करने की बात है। बहुत विद्वान जो है नारद मुनि को आजकल चर्चा कर रहे हैं। पिछले 10-20 साल में मैं देख रहा हूँ नारद का जो भक्ति सूत्र है उसमें से बहुत सारे जो आजकल के मीडिया के लिए कुछ संदेश निकाले जा रहे हैं और उनको आदर्श संचारक या पहला संचारक मानते हैं कि क्या आदर्श तत्व हो सकते हैं सही संचार में। कुल मिला के यदि हम देखें कि आखिर भारत की विशेषज्ञता क्या है, मतलब भारत के पास क्या विशेष है, तो मुझे लगता है कि जो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है, अंतराव्यक्तिक जो संचार है, मतलब मनुष्य अपने भीतर किस तरीके से जो ज्ञान की सर्जना करता है और सोचता है, विचारता है, मेडिटेशन करता है, ये इसमें हम लोगों की विशेषज्ञता है, वो हम दुनिया को दे सकते हैं। वो हालांकि योग और मेडिटेशन के जरिए पूरी दुनिया में उसका अनुकरण हो रहा है। ध्यान और योग की हमारे यहाँ परंपरा है पहले से ही, तो उस पर काफी काम करने की गुंजाइश है। लेकिन आप देखेंगे कि प्राचीन भारत के बाद जब ये सारे विश्वविद्यालय फल फूल रहे थे, तो 1193 ईस्वी में ऐसा माना जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय जला दिया गया और बहुत सारी पुस्तकें जो हैं, जो मंक हैं, वो तिब्बत ले गए। ये जो खिलजी का जो आक्रमण था वो दरअसल मध्ययुगीन काल की शुरुआत भी मानी जा सकती है, और थोड़ा बाद में या पहले लगभग उसी समय जो है मध्ययुगीन काल की शुरुआत होती है 1100 ईस्वी में। और उसके बाद हम लोग एक अलग ही युग में प्रवेश कर जाते हैं। पहले इस्लामिक जो विद्वान है वो या राज है, उसकी वजह से हम लोग एक नए युग में प्रवेश करते हैं। और उसके बाद यूरोपीय संस्कृति के जो लोग हैं, अंग्रेज जब आते हैं या फ्रेंच आते हैं या पोर्टुगीज आते हैं, तो वो एक अलग किस्म का दौर शुरू हो जाता है। उसमें भले ही हम आज ये माने कि नए विचारों से मेल जोल होता है, जो अरेबियन कल्चर है या फिर वेस्टर्न कल्चर है, उनके साथ मिलके हम उनसे नई चीजें सीखते हैं, लेकिन जो भारतीय मनीषा थी, भारतीय ज्ञान और विद्वान थे, उनको जो राजा की तरफ से जो एक सपोर्ट था, समाज की तरफ से जो साथ था, वो कम होता गया और उनमें रचनात्मकता खत्म होती चली गई। और फिर हम एक नए तरीके से डेवलप करने लगे। उस पे एक अलग चर्चा हो सकती है कि वो कितना अच्छा हुआ या कितना गलत हुआ। लेकिन मोटे तौर पे यदि हम देखें कि हमारी जो परंपरा है, भारतीय संचार परंपरा, उसमें कुछ चीजें हैं जिन पे नए तरीके से विचार करने की जरूरत है। जैसे हम लोग जानते हैं कि 12 साल में महाकुंभ होता है। हरिद्वार, नासिक, प्रयाग, उज्जैन, ये अलग अलग महाकुंभ है, कुंभ है और कुंभी भी होती है। तो इसका एक सामाजिक संचार का एक
उसका एक एनालिसिस किया जाना चाहिए कि आखिर कैसे लाखों लाख लोग देश के अलग अलग हिस्सों से महाकुंभ में इकट्ठा हो जाते हैं हर साल, और अखाड़े अपने अपने ढेर सारे जो ऋषि और विद्वान हैं वो वहां अपने शिविर लगाते हैं और वो अपने प्रवचन देते हैं। तो इसमें एक एक बहुत बड़ा सिस्टम है। सिस्टम ये है कि जो योगी लोग हैं, जो एकांतवास में रहते हैं या फिर अलग अलग अपने मठों में रहते हैं या अलग अलग समाज से थोड़ा हटके, तो वो साल में एक बार, 2 साल में एक बार, 12 साल में एक बार, अलग अलग मौकों पे इस तरीके से समाज से रूबरू होते हैं और जो ज्ञान उनके पास है, जो उन्होंने अर्जित ज्ञान किया, उसको फिर वो बांटते हैं, उसको वो सुनाते हैं, प्रवचन के रूप में सुनाते हैं। चौमासे की भी एक परंपरा है। जैसे जब बरसात होती है तो बहुत सारे जो जो गुरु हैं, बहुत सारे ऋषि मुनि हैं, वो समाज में ट्रेवल करना शुरू कर देते हैं। यदि हम पुराने मंदिरों को देखें तो मंदिर और मेलों की बड़ा एक संबंध है। जहां जहां भी बड़े मंदिर हुए हैं वहां साल में कभी एक बार 2 बार जो है मेले बहुत लगते थे। और आप ने देखे हो प्राचीन भारत के मंदिर खासकर, तो उनकी जो दीवारें हैं, उनकी चारों तरफ जो दीवारों पे बहुत सारी मूर्तियां होती हैं। नीचे कुछ मूर्तियां होंगी, फिर बीच में कुछ होंगी, सबसे ऊपर देवताओं की मूर्तियां रहेंगी, बीच में कुछ मूर्तियां राजाओं और रानियों के बारे में होंगी, और सबसे नीचे जो है आम लोग और योद्धाओं के बारे में मूर्तियां होंगी। तो वो भी एक संचार की एक परंपरा थी कि इन मंदिरों में साल भर लोग आते रहेंगे और वो उन मूर्तियों से कुछ कुछ संदेश लेंगे। जैसे अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ पे का मतलब क्या था? मतलब यही था कि अशोक स्तंभ पे काफी सारा टेक्स्ट खुदा हुआ था। अशोक ने अपने जो अच्छे काम थे उनका प्रचार प्रसार करने के लिए भारत के अलग अलग हिस्सों में अशोक स्तंभों की स्थापना की, और वो भी एक संचार का एक तरीका ही था। जैसे बुद्धिस्ट परंपरा में देखेंगे हम लोग, तो ये जो प्रेइंग व्हील हैं, आज उनको हम प्रार्थना की व्हील बना के रूप में जानते हैं, लेकिन उनमें टेक्स्ट है, और वो जो लोग हाथ मार मार के उसको आगे बढ़ते जाते हैं, उनको घुमाते हुए जाते हैं। दरअसल उसके पीछे जो भाव है, भाव तो ये था कि उन पहियों पे गोलों पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो ज्ञान की बातें लिखी हैं, उनको पढ़ते हुए, घुमा घुमा के पढ़ते हुए आगे बढ़ते जाएं। तो वो दरअसल एक आदत बन जाती है और उसका जो मूल भाव है वो कहीं गुम हो जाता है। एक मुझे लगता है भारत में जो संचार की जो परंपरा है उसमें कथा परंपरा बहुत बहुत बलवान है, और आज नहीं, वो सदियों से चली आ रही है। पहले बहुत छोटे लेवल पे घाटों पे लोग कथाएं सुनाते थे, मंदिरों के चबूतरों पे कथाएं सुनाते थे। अब वो बड़े बड़े शामियानों में बड़े बड़े गुरु उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये जो कथा परंपरा है, ये कथा परंपरा आप देखेंगे कि ये अपने अंदर काफी सारी चीजें समेटे हुए है। इसमें नृत्य भी है, उसमें कथा कहानी भी है, उसमें श्रृंगार रस भी है, उसमें संगीत भी है, और लोग जो हैं वो घंटों घंटों, कई कई दिनों तक अपने गुरुओं को या अपने प्रवचनों करने वालों को सुनते रहते हैं। भागवत हो रही है, एक एक हफ्ते तक, 10 दिन तक जो है भागवत हो रही है। कम से कम 100 गुरु होंगे देश के अंदर जो इस कथा परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, और लोगों का बड़ा भरोसा है इसमें। आप कह सकते हैं कि आस्था है। वो हो सकता है कुछ हद तक अंधभक्ति भी लगे, लेकिन दरअसल जो भी हमारे ग्रंथ हैं, जो माइथोलॉजी है पूरी की पूरी, जो कहानियां हैं, जो ज्ञान है, वो कथा परंपरा के तहत एक मुंह से दूसरे मुंह और एक जनरेशन से दूसरी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाती है। और वो इसलिए है कि भारत में वाचिक परंपरा सदियों से मौजूद रही है। हमारे यहाँ बोल के किसी चीज को सुनाने की बड़ी परंपरा है, और वो बड़ा लोगों को रोचक लगता है, अच्छा लगता है। और गुरु शिष्य परंपरा में भी वाचिक परंपरा है। आज भी जो लोग बोल के प्रभावित करते हैं, बोल के अपनी कहानी सुनाते हैं, वो भारत में बड़े सफल हैं, बजाय इसके कि जो लिखे हुए शब्द को जो है बहुत कम लोग पढ़ते हैं, लेकिन जो बोल के अपनी बात कह सकते हैं उससे लोग बड़ा प्रभावित होते हैं। तो क्योंकि उसका कारण है कि वाचिक परंपरा हमारे यहाँ बहुत समृद्ध रही है। शास्त्रार्थ की भी परंपरा बहुत रही है, लेकिन
जैसे एक उदाहरण, छोटा सा उदाहरण है, उदाहरण और भी हो सकते हैं। आचार्य मंडन मिश्र और जो आदिगुरु शंकराचार्य का जो शास्त्रार्थ हुआ था, उसमें जिस तरीके से मंडन मिश्र है, उनकी पत्नी, वो एक रेफरी, एक के रूप में उसने भूमिका अदा की थी, क्योंकि वो भी विदुषी थी, वो भी बहुत ज्ञानी थी। तो और उस शास्त्रार्थ का जो जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये था कि उस शास्त्रार्थ में जो अपने तर्कों से जीत जाएगा, दूसरा व्यक्ति उसको अपना गुरु मान लेगा। तो इस तरीके की एक जो समृद्ध परंपरा हमारे यहाँ वाद विवाद की रही, और उसमें कहा गया कि इस तरीके के वाद विवाद कितने तरीके के हैं, यदि आप उसको पढ़ें अच्छे से, जहां जिक्र है उसमें वितंडावाद भी है। मतलब जब आप दूसरे की बात सुनते नहीं हैं, बस अपनी अपनी बात सुनाते हैं और सारा सारा तर्क से बातें नहीं करते, उसका पूरा प्रोसेस है। यदि आप शास्त्रार्थ की परंपरा को आप देखें, ये जो सारा का सारा ये जो सारी परंपरा है वो अभी गायब होती दिखाई दे रही है। अब हम शास्त्रार्थ करने की बजाय, तर्क वितर्क करने की बजाय, हम बहुत जल्दी आपस में लड़ने लग जाते हैं, या आंखें बंद कर लेते हैं, या अपनी बातों को थोपने की कोशिश करते हैं। तो ये ज्ञान की परंपरा के लिए बहुत बहुत घातक बात है कि यदि हम आपस में एक दूसरे की बातें सुनना बंद कर दें, तर्क से बातें करना बंद कर दें, तो ये कोई बहुत शुभ लक्षण नहीं है। तो हम लोगों को अपने अतीत को दोबारा से देखना चाहिए और दोबारा से उन बातों को स्वीकार करना चाहिए। अंतिम स्लाइड में मैं बात करूंगा कि आखिर भविष्य की चुनौतियां क्या है। मुझे लगता है सबसे बड़ी चुनौती तो भाषा की है। हमारे बहुत सारे पुराने ग्रंथ जो हैं वो संस्कृत भाषा में हैं और दूसरी लोक भाषाओं में भी हैं, तो उनका अनुवाद नहीं है, उचित अनुवाद की कमी है। तो नई पीढ़ी उनको नहीं पढ़ पाती, नहीं समझ पाती, और वो क्लिष्ट है, काफी काफी मतलब मुश्किल होने के कारण वो अगली पीढ़ी तक नहीं जा पा रहा है। दूसरा ये है कि बहुत सारे विद्वान केवल इसी काम में लगे हुए हैं कि पुराने ग्रंथों में क्या है, बस उसको उसको भाषण में या उसको छात्रों के सामने बता दे रहे हैं, जबकि उन ग्रंथों से आगे कैसे बढ़ा जाए और उनके आधार पर सिद्धांत का निर्माण कैसे हो, या उनकी वर्तमान संदर्भ में कैसे व्याख्या की जाए, इस पे काम होना चाहिए। इस पे कुछ कुछ जगह काम हो रहा है, लेकिन ये जरूरत है आज की। तो ये चीजें हैं, और इतनी ही बातें कह के मैं अपना बात समाप्त करता हूं। कोई प्रश्न होगा तो मैं उसका जवाब दूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। बहुत 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 ही एनरिचिंग सेशन रहा ये। लोग चैट बॉक्स में भी ये सब लिख रहे हैं कि काइंडली प्लीज शेयर योर पीपीटी विद अस। आपका प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा है, और बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं कि प्लीज रिक्वेस्ट देवव्रत सर टू शेयर हिज पीपीटी श्योरली। अच्छा, धन्यवाद। और उमा रेले मैम, अनफॉर्चुनेटली उनको जाना पड़ा, कुछ जरूरी काम था, सो शी हैज आल्सो सेंड हर अपॉलजीज टू द पैनलिस्ट अवधेश सर और देवव्रत सर को। सो थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमको आगे हमको रिसर्च किस तरह से करना चाहिए, आगे की शोध प्रविधियां हमारी क्या हो, कौन से ऐसे विषय हो सकते हैं जिन पर कि एक कम्युनिकेशन स्कॉलर और इनफैक्ट जो इतिहास में जो लोग शोध कर रहे हैं वो किस तरह के विषयों पर काम कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे दरवाजे आज हमारे पास खुले हैं। जो ब्रह्मानंद सहोदर की बात से होते हुए हम वसुधैव कुटुंबकम तक आए हैं, और वेदों का अर्थ दरअसल ज्ञान ही होता है। तो राधा वल्लभ त्रिपाठी जी भी जो संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, जैसा कि मुझे लगता है सभी लोग जानते ही हैं उनको, उन्होंने भी अपनी एक जो उनकी किताब है संस्कृत साहित्य का अभिनव इतिहास, उसमें भी वो यही बात कहते हैं कि वेद का अर्थ जो है दरअसल ज्ञान ही है। तो हम उसको एक किसी किताब के रूप में स्पेसिफिक होके ना देखते हुए देखें कि ये यहाँ सारी ज्ञान की ही बात हो रही है, और ये सारी परंपरा ही है जो संचार के माध्यम से हम तक आज तक हमारे पास चली आई है। मुझे लगता है बहुत ही बेहतरीन पैनल सेशंस रहे, और ज्यादा समय न लेते हुए देवव्रत सर, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अब हमारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस होंगे। वी हैव 4 प्रेजेंटर्स विद अस
हमारे पास लगभग 80 रिसर्च पेपर्स आए थे, उनमें से हमने 16 लोगों का चयन किया था और आज के सेशन में 4 लोग अपने पेपर्स हमारे सामने प्रेजेंट करेंगे। तो अच्छा आई वुड नाउ रिक्वेस्ट the presenters to please come up and give their presentations. आपके जो PPTs है वो मैं यहाँ से शेयर करूंगी। we have I think 45 minutes left for the session, and yes, sir. How much time should we give to each presenter? 10 So we 10 have minutes told or 12 everybody to minutes? give 10 minutes. 10 minutes, sir, we have 10 minutes. requested them. All right. Yes. All right. So I would request Please again to invite. all Please the invite. presenters to please stick to the time and try to finish in 10 minutes, please. So the first one I would like to call upon is Ishita Kulkarni. Ishita Kulkarni, please. Yeah. Am I audible, ma'am? Yes, yes, ma'am, you're audible. I hope you're able to see your presentation. Yeah. Thank you. Respected dignitaries, researchers and renowned artists, a very good afternoon to one and all. I myself, Ishita Kulkarni, disciple of Guru V. Someshri of Demudra Movement School and a former student of BA second year at Government College of Arts, Aurangabad, as well as BA second year in Bharatnatyam under distance education mode from Tirak Maharashtra Vidyapeeth, Pune. With your kind permission, I'll start with my presentation of research paper entitled Communication Patterns in Indian Epics through Bharatanatyam Dance Form. I would like to seek your attention. Ma'am, please change the slide. I would like to seek your attention here on the abstract, and I would wait for 10 seconds so that you can understand the essence of the paper. Thank you. Please change the script. Yeah. Outline of the presentation, introduction, communication format, nature of the communication format, what is an epic, types of epic, Indian classical dance forms and Bharatanatyam, and the conclusion. Yeah. Next please. Yeah. Epic or Mahakavya, known as the earliest forms of literature, Indian cultural values can be seen through the narration in an Indian epics like Ramayana and Mahabharata. The values appeal in these epics apply to all the times. Therefore, epics are the best medium to connect with the societal learning, and learning to society can be achieved through the various messages. Ishita, don't read it out. All right. Yeah. It would be better if you could discuss the content. The slide is there, but don't read it out. Okay. Okay. In the traditional, in the olden days, the messages were conveyed through the paintings or the sculptures or by the artists or by the art. So art is one of the finest and the simplest form of communication. Please change. There are 8 classical dance styles in India. The first is Kathak from Uttar Pradesh. Satriya from Assam. Next, Manipuri from Manipur. Next, Odissi from Orissa. Next, Kuchipudi from Andhra Pradesh. Next, Kathakali from Kerala. Mohiniyattam from Kerala. And Bharatanatyam. Bharatanatyam is a dance style which is originated from Tamil Nadu, and which means the combination of expression, music and rhythm, and thus it is portrayed by the bodily movements, and it is easy to perform in non-verbal communication through the gestures and the postures. Next, the communication formats. There are 4 types of communication formats: verbal communication, non-verbal, written and visual. The verbal communication is the use of language to transfer the messages through speaking. For an example, the stories from the epics are from the oral tradition and in the written tradition format also. The non-verbal communication
is the use of body language and the facial expressions to convey the messages to others. The best example of non-verbal communication is performing arts, that is theatre arts such as dance and drama. The written communication is the act of writing scripts that are in the form of text or any ancient written material. Literature is the best example of written communication. The visual communication expands man's capacity to understand the world because of its potential to communicate. Please change the slide. The nature of the communication format. Literature is an important form of an artistic expression, and to understand the history better, the paintings and the sculptures of the architectural carvings seen on the walls or the pillars of the temples are observed. And visual communications or visual arts are the constant communicators of the past and the great pointers towards the future. Next. Performing art is an act that needs to be presented physically, and in the olden days the dancer used to travel village to village and perform in the king's court and spread the social issues or awareness through their performances. Next. What is an epic? The word epic is originated from the Greek name epikos, which means the poet. And in the literature, an epic may be a long or a narrative poem allied to the heroic deeds with and courage of bravery. Next. Types of epic: folk epic and the art epic. Folk epic are originally in oral format. Oral tradition was used to communicate and to spread the traditions and the culture. The art epic is usually known as a literary epic. It is an epic which emulates the conventions of the folk epic but gives it in written format. Next. Epics like Ramayana and Mahabharata emphasizes on the moral values, ethics. Please change the slide. And the principles that a common people should follow in his or her life. In the epic Shilapadikaram, it is observed that for the first time the word Bharatanatyam and Arangitram, the first appearance on the public platform, was used. Next. The Indian classical dance form, that is Bharatanatyam. Due to the coursive shift and the migrations as well as the cultural immigration had forced in the arrival of new dance form. So the Bharatanatyam was originated from Tamil Nadu. Next. Bharatanatyam was earlier known as Sadar, which was in Marathi, which is mean as Sadar, to perform. And earlier it was known as Dasiyattam, which means the servant of a deity. Next. The stories from the epic are depicted through the expressions that are rasas. Next, please. There are 9 rasas, that are Shringara, Hasya, Krodha, Vibhatsa, Bhaya, Veera, Karuna, Adbhuta, Shanta. Next. The dancer follows the Angika Abhinaya, that are bodily movements through gestures and postures, etc. Next. Vachika Abhinaya, the musical notes to be used in the songs. Next. Aharya Abhinaya, that deals with the costume, makeup, jewelry, ornaments and all. Next. The Satvika Abhinaya, the aesthetic expression or the enjoyment of the artistic expression. Next. So these 4 types of Abhinaya are known as Chaturtha Abhinaya, and according to Bharata, dance is of 3 types: Natya, the dramatic element; Nritta, the rhythmic element; and then Nritya, the combination of rhythm and the expression connected with these 4 Abhinayas, that are Angika, Vachika, Aharya and Satvika. Next. An impact of a powerful and expressful gestures, as mentioned, are the best example of communication formats that
are being used in Bharatanatyam. The concept of Upanga and Pratyanga plays an important role in exploring the further movements of the gestures from head to toe, which are mentioned here. Ishita, now wrap up your presentation. Yeah. Time is up. Next. Yeah. Apart from them, there are these are some hasta mudras or the hand gestures which are used to communicate with the audience or the spectators during the Bharatanatyam recital. Next. Apart from them, there are various other positions and the postures depending on the situation, which create a highly expressive and emotionally intensive during the recital. Next. This paper compiles that through the pictorial representations, epics are being portrayed that depicts the epic in the form of pictures. So this is the best non-verbal communication format which is being used in establishing the ways it may be universally communicable. And Bharatanatyam has been in a key role in a various communication format to endow with the moral values despite through the epics like Ramayana and Mahabharata. Next. My special thanks to my guru and my sir, Dr. Agnihotri sir, for the valuable guidance and the inputs, and my sincere gratitude towards my parents for their constant support. Thank you for giving me this opportunity. Thank you, Ishita. Yeah, thank you, sir. Thank you, Ishita. It was a very nice presentation. Now I would invite Ipsita Banerjee to please come over. Yes, madam. Good afternoon to all the eminent speakers, respected professors, and with all your due permission, I would like to start my presentation. Shall I start? Yes, please. Okay. I am Ipsita Banerjee. I work as a research assistant in the University of Burdwan in the Department of Mass Communication, West Bengal. And today I'm going to speak on the evolution of research traditions in India and analysis of research philosophies in social science. Ma'am, can you please change the slide? Yes. So as we all know that in case of a research work, a philosophy act as the backbone of the research work. Like individuals, like people like us, we have some philosophical thought process. In the same way, in order to develop a research or a research paper, we need to have certain philosophies. These philosophies have evolved over the course of the years, but a very little number of researchers are done on Indian research traditions and how research philosophies are taken into consideration in India. Ma'am, can you please change the slide? Yes, so here I have given a picture of the research onion concept that says that research philosophy is a broader perspective that help us to select the research approach and then the research strategies, the choices of the methods for data collection, data analysis, and the techniques which we can take up for that procedure. So research philosophies can be broadly classified into four major domains that are positivism, interpretivism, realism, and pragmatism. Along with this, there are also other forms of philosophies like subjectivism, objectivism, structuralism. Those are nowadays used in combination of the major four research philosophies. But these four research philosophies are the major forms which were historically used in case of researchers in India as well as abroad. So the concept of positivism is more objective in nature. It talks about the research results in a very objectified mode, whereas interpretivism interprets the research results and expresses them in a very subjective format. So this is the basic difference between the two mostly used research philosophies. Now, in the next slide, can you please change the slide? Yes, in the next slide, I have given a list of the aims and objectives and what were my research questions. So I would request you all to have a look at it. So my major research questions were, what are the different types of research philosophy, and is there any shift in the use of research paradigms of social science research in the last 3 decades? Ma'am, can you please change the slide?
So in this regard, the significance of the present research that I have conducted lies in identifying the tradition and culture of research philosophies, then identifying their use in social sciences, and to identify what are the change in research techniques in social science research conducted in India. Ma'am, can you please change the slide? Yes. Now, here is the overview of the literature review that I have done. So I had used a thematic analysis for my research paper, the actual manuscript, and I have divided the existing literatures into two major parts, one being the global perspective and the other expressing Indian perspective. So while going through the researches that were done on global perspective, I have found that earlier positivism was the mainly used research philosophy in social science researches, where the researchers used to conduct quantitative studies, and following positivism, they used to evaluate the research results in a quantitative method. But in 1930s, German philosophers came up with a new approach. They were into thought that positivism was not sufficient to explain cultural differences or to explain the traditions that are there in social sciences, because traditions and culture cannot be measured in number. So in that case, they came up with interpretivism and neo-realism. So gradually, these were the changes that took place in global researches. Whereas when I look into Indian research, I found that positivism was not only used by scientists and research scholars to identify quantitative data, but remarkably, Indian researchers have imbibed and used positivism to conduct researches on Vedic scriptures. They have done positivist research in a way that uh, the scientific theories and the scientific backgrounds of Vedic scriptures can be easily interpreted and made understandable to people. So positivism was applied in a very innovative way in Indian research. Nonetheless, in 1950s and later, interpretivism had come up, where discourse analysis and dialectic analysis had been there into practice, but positivism is still there in Indian research. Ma'am, can you please change the slide? Yes, so here is my methodology. So after viewing the existing researches, the review, after conducting the review of literature, I had done this methodology section where I selected 6 distinct journal articles which were published in the last 3 decades. And those articles were mainly based on Indian culture, Indian social science research, and Indian traditions, to see what methodology those researchers follow and how did they take up those methodology and research philosophy to find out their research results, where they appropriate, or what was the type of approach that they were taking. Ma'am, can you please change the slide? Yes, so here is a summary of the qualitative data analysis that I had conducted. There were 6 articles, and as you can see, there were different methodologies. Like, it was not just positivism and doing quantitative data analysis, but we can see very in the beginning of the last 3 decades, in 1997, there was feminist methodology applied with the help of the philosophy of positivism. Then in 1992, we can see that there were ethnographic research methodology, where the researcher told that the researcher had used ethnographic research philosophy itself, not going towards positivism or interpretivism or giving a backdrop of the existing research philosophy, but they had suggested new philosophies, the philosophies that we usually study or usually use in our practical life, but perhaps do not apply them in research. So these researches were very distinct in nature. And ma'am, can you please change the slide? And here is a pictographical representation in a tabular format, where we can see that over the course of the time, from positivism to ethnographic research, and there was only one research where the researcher did not clearly mention the philosophy that was taken. The researcher had done a comparative analysis on different philosophies and Indian cultural tradition, but did not mention the philosophy that was taken up for that particular research. But other than that, all of the research papers shown different types of philosophy.
Like, it was not just positivism or interpretivism, like I said before as well. There was pragmatism, modernism, and philosophy of aesthetics. The last article that I had analyzed was based on Indian art and culture, and very interestingly, the researcher had taken up modernism and the philosophy of aesthetics. The researcher did not take up interpretivism because it was written there in the research that interpretivism interprets the data, but when we are talking of aesthetics, it's better to take up aesthetic philosophy because it is only aesthetics that can help to explain an art form. So, ma'am, can you please change the slide? So here is the conclusion of my entire research paper, which states that as we all have studied in our post-graduation or are doing researches now, that there are mainly 4 research philosophies, and based on that, new philosophies are emerging. But with the help of this paper, I have come to know that research philosophies need not depend on time frame or the type of subject that they are taking. Philosophies may vary from one researcher to the other. These philosophies can base on the personal philosophy that the researcher feels, because it is only with the research philosophy that we can actually achieve the type of research result that we want to. So in that case, I have seen that when it comes to practical application of research philosophy, there are cases where new philosophies like ethnographic research philosophy or feminist philosophies, or for example aesthetic philosophies, that are coming up into the concept of research philosophy itself. Thank you so much, and Thank you, I, Ipsita. Thank you very much. and your other references, and thank you. I would thank one and all present here for giving me this opportunity. Thank you so much. Thank you. Thank you, Ipsita ma'am. It was a very nice presentation.